जय भोलेनाथ दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो दोस्तों, ये मेरा दूसरा व्लॉग है श्रीखंड महादेव की यात्रा का। जैसा कि आप लोगों ने पिछले व्लॉग में देखा कि मैं भीमद्वारी में पहुंच चुकी थी। जिन जिन लोगों ने वो व्लॉग नहीं देखा है तो आप पहले वो जाके देख लीजिएगा और उसके बाद मैं शुरू करती हूँ ये दूसरे वाला व्लॉग। तो भीमद्वारी से मुझे जाना था पार्वती बाग में, जो उसकी दूरी थी 2 किलोमीटर की। और इस यात्रा को आगे पूरा करने के लिए हम लोग चले थे सुबह के 5 बजे। जो ये आप सुंदर सुंदर फूल देख रहे हो, ये पार्वती बाग के हैं। और थोड़े थकते हुए हाफते हुए हम लोग पहुंच गए थे तकरीबन 7:30-8 बजे पार्वती बाग में। ऊपर से जो ये नज़ारा देख रहे हो, ये भी पार्वती बाग का है। जैसा कि आप देख रहे हो, नज़ारा तो बहुत सुंदर है, लेकिन ये थोड़ा डरावना भी है, क्योंकि यहाँ पर मौसम जो है वो 1 मिनट में बदल रहा है। कभी आपको धूप दिखेगी, कभी आपको धुंध दिखेगी, तो कभी आपको बारिश भी दिखेगी। वो जो आप देख रहे हो सामने छोटे छोटे लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे, वो प्रॉपर जो पार्वती माँ का मंदिर है उसके पास पहुँच चुके हैं। हम लोगों को अभी पहुँचना है। तो दोस्तों, आप दर्शन कर सकते हो। हम पार्वती माँ के मंदिर के पास पहुँच चुके हैं। यहाँ हम लोगों को दर्शन करने के लिए रुकना था, तो हम लोगों ने यहाँ पर दर्शन किए और उसके बाद हमने अपनी आगे की यात्रा शुरू की। जैसे ही हम लोग पार्वती बाग में पहुँचे, वहाँ पर मौसम थोड़ा साफ़ हो चुका था, धूप निकल आई थी। तो आगे का जो रास्ता था वो इन छोटे छोटे पत्थरों से होते हुए जा रहा था। जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर निशान बनाए गए हैं जो यहाँ की कमेटी है, यात्रा करवाती है, उनके द्वारा, ताकि लोग जो हैं वो रास्ता ना भटक जाएं, उसके लिए ये निशान बनाए हुए हैं। या फिर जो पहली बार आ रहे हैं उसके लिए आसानी हो जाए, उन लोगों को यात्रा में कोई दिक्कत ना आए, तो वो इन निशानों को फॉलो करते हुए, यानी कि इन निशानों का पीछा करते हुए वो अपनी यात्रा को पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर अभी जो आप ये पत्थर देख रहे हो, ये भी काफ़ी ख़तरनाक है। और ऊपर से जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, ये उधर से पानी के बहाव में बहकर आए हुए हैं। और यहाँ पर इस पॉइंट को एक डेंजर पॉइंट के तरीके से भी देखा जाता है। तो यहाँ पर ज़्यादा देर किसी को भी खड़े होना अलाउ नहीं है, क्योंकि पहाड़ों में कब और क्या और कैसे हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। यहाँ पर अभी जो ये पत्थर हैं वो बहुत छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही इनको क्रॉस करते हुए आ रहे थे तो वो काफ़ी बड़े बड़े थे। अब आगे जो आप नज़ारा देख रहे हो, वो पानी तो बहता हुआ आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो मिट्टी है वो एकदम से फिसल जाती है और जो पत्थर हैं वो भी फिसल जाते हैं। तो यहाँ पर हमें बहुत जल्दी से इस रास्ते को कवर करना था, यानी कि इस जगह को जल्दी से हमने क्रॉस कर लेना था, क्योंकि यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं था। लेकिन इसको क्रॉस करने के बाद जो और भी इससे ज़्यादा ख़तरनाक जो पॉइंट आया था वो था ग्लेशियर का, जहाँ पर बार बार जो है पैर अंदर धंस जा रहे थे। जिनको पहले से एक्सपीरियंस है उन लोगों के लिए ये शायद इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन जो पहली बार जा रहे हैं उन लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल है। काफ़ी लोग बर्फ़ पे चलने के लिए डंडे का सहारा लेते हैं, क्योंकि अगर आप डंडे को बर्फ़ में गाड़ देते हो तो आपको पता लग जाता है कि यहाँ पर बर्फ़ कम पिघलने वाली है, तो आप अपने जो स्टेप्स हैं उनको आगे बढ़ा सकते हो। ये बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है बर्फ़ में चलने के लिए। ये आप देख रहे हो, मैं ग्लेशियर के ऊपर से चल रही हूँ जहाँ पर बर्फ़ ये जमी हुई है। ये एक झरना है जिसके ऊपर मैं खड़ी हूँ। यहाँ से बहुत जल्दी हम लोगों को निकलना था, क्योंकि ग्लेशियर कभी भी मेल्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो मौसम था वो ख़राब हो चुका था, धुंध आनी शुरू हो चुकी थी और हमें आगे की जो यात्रा थी वो काफ़ी जल्दी शुरू कर देनी चाहिए थी, क्योंकि हमें सेम डे वापस भी आना था इस ट्रैक को ख़त्म करके। तो ये हम पहुँच चुके थे नैन सरोवर। और नैन सरोवर के पीछे की एक कहानी है कि शिवजी जब कैलाश पर्वत तपस्या करने के लिए चले गए थे तो माता पार्वती ने यहाँ पर तपस्या की थी और उन्होंने अपने आंसुओं से इस नैन सरोवर को बनाया था। और इस तालाब की एक मान्यता है कि जो लोग आगे की यात्रा शुरू करने से पहले यहाँ पर नहाकर जाते हैं तो उन लोगों की आधी थकान कम हो जाती है। जय शंभू। कहाँ पहुँचे अब हम पहुंचे मानसरोवर। मानसरोवर पहुँच गए। कैसा रहा सफ़र? थकाने वाला था थोड़ा। और हालत आपकी? मेरे हाल बहुत बेकार है, बहुत बेकार। अब आगे का क्या है प्लान? दर्शन करके आना है ना?
जैसे अभी स्पीड थी वैसे ही रहेगी, धीरे धीरे वाली। चलो धीरे धीरे चलेंगे, सब साथ साथ चलेंगे। ये देखें हमने इस साइड जाना है। ये भी दिखा देना है भाई लोग नहा के आगे। ये बंदे हमारे नहा के आगे। बताओ कहाँ जाना है? इधर से? हाँ इधर से। अच्छा, अभी तो नैनसरोवर में पहुंचे जी। ये क्या? जाएंगे पार्वती बाग। क्या क्या पार्वती बाग नहीं, पड़ेगी? क्या क्या सार सेफ्टी गई। रखनी पड़नी? कहाँ जाएंगे? फिर जाएंगे सार गई। सार गई। हाँ फिर भीमा बई, अच्छा, और उससे आगे? उससे जा श्रीखंड। श्रीखंड हो जाएगा। तो अभी यहाँ से जो पहाड़ दिख रहा है ये पूरा क्रॉस करना है? हाँ यही है, ज्यादा नहीं है। अच्छा हाँ। ठीक। कितना टाइम लग जाएगा और जाने में? बस यही है ना, पहाड़ के ऊपर ही वो दर्शन हो जाएंगे? हो जाएंगे आपके भी। चलो बहुत बढ़िया। हाँ, हो जाएंगे आपके तक। यहाँ बैठो, यहाँ मैं वहीं जा रही हूँ। हाथ मुंह धोने उधर नहीं, नहीं दूं? इनको दो आने, हाँ जी। इनको दो रहने हैं। पानी लाना अपने साथ, इनको बोल देना पानी। इनको पता क्या करना, एक एक घुट पानी का जाना सारे रास्ते में। उस मानसरोवर का? नहीं नहीं, ऐसे पीने के लिए ना एक एक घुट। देखना देखना ढंग से, रुको रुको पहले, आगे मुझे जाने दो। घस गया मेरा यार क्या, फोन पकड़ लो ना, पैर ऐसे में रखना, साइड में रखना, सीधा आगे रखना। हाँ थोड़ी बुरी गया। बैठो भैया, इस पत्थर के ऊपर बैठो। और मैं बर्फ़ में गिर चुकी थी एक और बार, और मेरा पैर मुड़ गया था काफ़ी बुरे वाला। और जो अब ये आगे आप नज़ारा देख रहे हो वो है नैन सरोवर तालाब का, जिसमें बर्फ़ जम चुकी है लेकिन लोग नहा रहे हैं अपनी थकान दूर करने के लिए। पता नहीं इतना जिगरा कैसे आ जाता है भाई इतनी ठंड में नहाने का। तो लोग, ये श्रद्धा है अपनी अपनी, तो लोग वहाँ पर नहाते हैं। नहाने के बाद काफ़ी थकान दूर हो जाती है, ऐसा माना जाता है। हम नहा के आगे, हम अभी अभी आए हैं, बहुत गर्म गर्म पानी है, मज़ा आ गया ठंडे पानी से नहा के। जय शंकर, जय भोले। आगे तो आया करे। आप भी आगे नहा के कैसा रहा फील? ठंडा लगा पानी? एक बार पानी ठंडा लगेगा, उसके बाद करो। सब बोले जितना बाबा पानी की, ऊपर गिरोगे उतना मजा सब बोले बाबा की कृपा है। और थोड़ी बहुत मस्ती करने के बाद में, क्योंकि नहाए थे नहीं, जो ये महाशय हमारे बोल रहे थे बहुत ठंडा पानी था, इन्होंने वहाँ पर कोई स्नान नहीं किया, मैंने भी नहीं किया था क्योंकि मुझे पानी बहुत ठंडा लग रहा था। तो उसके बाद जो है थोड़ा चलना शुरू किया। तकरीबन 2 घंटे के बाद हमने गिरते पड़ते ग्लेशियर पार तो कर लिया था, लेकिन हम पीक पर पहुंचने के बाद हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट किया, पानी पिया, क्योंकि आगे पानी बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला था। और जो जो हमारे पास बॉटल थी वो हम लोगों ने फिल करी और हम आगे चल पड़े। बर्फ़ को पार करते हुए हम पहुंच गए बंदर घाटी में। हाँ जी, तो हम पहुंचे बंदर घाटी में, जहाँ उसको इसलिए बंदर घाटी बोलते हैं क्योंकि चढ़ना ही बंदरों की तरह होता है, बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं। मेरी आवाज़ बहुत ख़राब हो गई है यार। ओए 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 ओए, हाँ, बारिश आ गई ऊपर से। बाय बाय बाय, आवाज़ का मेरी का सैल खिस गए मेरे की। बाय। बाकी देख लो, ये है, हो सकता आते टाइम में दिखा ना पाऊँ, मूड मेरा ख़राब हो जाए। ये देखो, इधर ऊपर जाना है, इसको क्रॉस करके तब भोलेनाथ के दर्शन होने वाले हैं। बस ये मैं पहुंच चुकी थी बंदर घाटी के ऊपर, और यहाँ पर मुझे उन चाचा पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, जिन्होंने मुझे ये बोला कि बस ये आप ग्लेशियर क्रॉस कर लो और आपको दर्शन हो जाएंगे। खैर, उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया था आगे चलने के लिए। यहाँ पर पहुँचने के बाद फिर से ग्लेशियर आ गया था और बर्फ़ भी काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई थी। बाकी साल के कंपैरिजन में इस साल काफ़ी कम थी बर्फ़, लेकिन मेरे लिए तो ज़्यादा ही थी। काफ़ी संभल के चलना पड़ रहा था और बिल्कुल ऐसा था कि इधर या उधर अगर मैं थोड़ी सी भी गिर जाती हूँ तो मेरा थैंक यू है इस दुनियादारी से। तो मैं बिल्कुल बहुत ही संभल कर चल रही थी। जैसा कि आप देख रहे हो दोनों साइड में कितना गहरा है। हल्की सी मेरी गलती मुझे काम तमाम करा सकती है। मेरा चलना बिल्कुल भी मुश्किल हो रखा था, नहीं चला जा रहा था। और मैं इस बर्फ़ में कम से कम भी 15 या 20 बार मैं गिर चुकी होंगी, क्योंकि जैसे ही आप रखते हो बॉडी का जो ब्लड है वो अब गर्म होता है खून, तो उसकी वजह से बर्फ़ मेल्ट हो जाती है। और जो लोग आगे ऑलरेडी जा चुके होते हैं या फिर धूप निकलती है तो उससे बर्फ़ जो है वो पिघलना शुरू हो जाती है। अब जिसको नहीं आदत है वो गिरेंगे ही। और उसके बाद फिर ये शुरू हो जाता है आगे का रास्ता। फिर से ऐसे ही बर्फ़ वाला रास्ता जो है शुरू हो गया था।
या तो इन पत्थरों में से जाना था या फिर बर्फ़ के इस रास्ते से। कुछ लोग बर्फ़ के रास्ते से भी जा रहे थे और कुछ पत्थर वाले रास्ते से भी। तो बर्फ़ वाले रास्ते से ही मैंने भी जाना थोड़ा ज़रूरी समझा। और इस वाले रास्ते से जाने में आप लोगों के पास पहली बात तो कंफर्टेबल कपड़े होने चाहिए, दूसरी चीज़ ज़्यादा सामान आप लोगों के पास ना होना चाहिए। और यहाँ पर आने के बाद काफ़ी लोगों की हालत ख़राब हो चुकी थी क्योंकि ऑक्सीजन नहीं थी और जैसा कि मैंने बताया पानी भी नहीं था। पानी ना होने की वजह से यहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके थे। जैसे ही हम लोग ऊपर चढ़ते जा रहे थे, एक हिम्मत सी टूट रही थी कि पता नहीं कब हम फाइनली पहुँच जाएंगे, क्योंकि मौसम भी ख़राब हो गया था, ना पानी था, बर्फ़ के गोले बना बना के हम पानी के तौर पर पी रहे थे, थक गए थे, उल्टियाँ मार रहे थे सब लोग। किसी में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि कोई आगे जा सकता था। एक बार हम लोगों ने मन बना लिया था कि हम लोग यहाँ से वापस चले जाते हैं, लेकिन फाइनली धन्यवाद उन 2 शिमला के लोगों का जिन्होंने हमें काफ़ी मोटिवेट किया। ये हमारे सबसे आखिरी टीम के मेंबर थे जो दम तोड़ चुके थे। तो फाइनली ये भी पहुंच चुके हैं और हम लोग धीरे धीरे हांफते हुए, बैठते हुए, उल्टियां मारते हुए फाइनली हम लोग ऊपर पहुंच चुके थे श्रीखंड महादेव के पास। टीम के बाकी लोग जो थे वो पहले ही पहुंच चुके थे वहां पर और मैं भी पहुंच चुकी थी। मेरे पीछे आ रहे मेरे टीम के मेंबर भी, वो भी पहुंच चुके थे और जो लोग हमसे पहले चले हुए थे वो भी यहाँ पर पहुंच चुके थे। और धूप भी निकल आई थी, मौसम भी साफ़ था। ये कुछ लोग भोले की आस्था में लीन हो रखे हैं और धीरे धीरे आगे खिसक रही थी मैं। ये कचरा है जो वहाँ पर फैलाया गया है लोगों के द्वारा, कृपया करके आप लोग ना फैलाएं अगर आप जा रहे हैं तो। वीडियो बन रही है। जय शंकर, जय शंकर, बोले जय बोले। वहाँ भी ले लेना शंकर। श्रीखंड महादेव पर पहुंचने के बाद जो भोलेनाथ के दर्शन होते हैं वो बैक साइड से होते हैं। फ्रंट साइड से उनके दर्शन करने के लिए एक डेंजर पॉइंट से आना होता है और उसके बाद जो है आप फ्रंट साइड से भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हो। यहाँ पर दर्शन करने के बाद जितनी भी थकान थी वो सारी की सारी दूर हो गई और एक अलग ही खुशी और एक अलग ही महसूस हो रहा था। अरे मैं तो छोड़ चुका था, भोले की कृपा ने नहीं चला जा रहा, दर्शन करवा दिए। जय कैसे चढ़ाए होगा ऊपर? भाई बंदों ने ये कितना बड़ा त्रिशूल चढ़ा रखा, कोई 65-70 किलो का। कहाँ ऊपर? उस तरफ ये मैं हूँ, ये भोले के भक्त हैं। जय बोले। और ये हमारे भोले बाबा हैं। बम जय शंकर। फ्रंट साइड से दर्शन करने के बाद हम आ चुके थे भोलेनाथ की बैक साइड पे और हमें जाना था वापस भीमद्वारी। शाम के 4 बज चुके थे, मौसम ख़राब हो चुका था और लोगों की हालत भी ख़राब हो चुकी थी क्योंकि नीचे पहुंचने के लिए हमारे पास सिर्फ 3 घंटे थे। जिस रास्ते को हमने चढ़ने में कम से कम भी 10 से 12 घंटे ले लिए थे, उसको वापस उतरने में हम लोगों को 3 घंटे लेने थे मैक्सिमम। जय बोले। भोले की गोद करेगी मौज आज एक साथ। ऐसे बढ़िया। और ये वापसी कूच कर दिया है हम लोगों ने। शाम के 4 बजे हम बहुत लेट हो गए हैं, हालत बहुत बुरी हो रखी है ऑक्सीजन की वजह से और पानी भी नहीं है हमारे पास। बट अभी बेटर फील हो रहा है भोले के दर्शन करने के बाद। मज़ा आ गया, सो नाइस। कुछ बंदे निकल चुके हैं, कुछ अभी हैं, हम चल रहे हैं तो चलो। उतरते टाइम हमें जिस चीज़ का ध्यान रखना था वो था अपनी बॉडी का बैलेंस, क्योंकि चढ़ते टाइम क्या होता है, हमारा जो बैलेंस होता है वो आगे की साइड पर होता है और हमारे बैक जो हमारी पीठ पर होता है उस वो भी हमारा बैलेंस अच्छा बना लेता है। एक और जहाँ पर चढ़ते टाइम जो आपने साथ में डंडा लेके रखा हुआ होता है वो आपको बहुत सपोर्ट करता है, लेकिन उतरते टाइम वही आपके लिए मुसीबत भी बन सकता है, जो मेरे साथ भी हुआ था। जो आपका डंडा है अगर वो आपने सही जगह पर नहीं रखा, वो अगर किसी 2-3 पत्थरों के बीच में अटक गया और आपका बैलेंस बिगड़ा उसकी वजह से, तो आप गिर सकते हो, आपको चोट लग सकती है और बहुत कुछ हो सकता है। और ये नीचे की साइड में फिसलमा रास्ता था जहाँ पर बर्फ़ भी आ रही थी, रास्ते में पत्थर भी थे और यहाँ पर मुझे फिर से संभल कर चलने की ज़रूरत थी। जाते टाइम मुझे इतनी दिक्कत नहीं हुई थी, जाते टाइम मैं बहुत अच्छे तरीके से चली गई थी, लेकिन आते टाइम
बर्फ़ की जो हालत थी वो काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। ख़राब इन द सेंस कि वो पिघल चुकी थी और बार बार जो पैर थे वो पिघली हुई बर्फ़ में अंदर धंस जा रहे थे, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई। एक बार तो ऐसा हुआ कि जो मेरा पैर था वो बर्फ़ के अंदर जाकर टेढ़ा हो गया था, जिसमें मुझे 2-3 लोगों ने पकड़ कर निकाला। तो ऐसा रिस्क आप भी बिल्कुल ना लें। और ये हम क्रॉस करके फिर से वापस ग्लेशियर के पास आ चुके हैं। ये उतरते टाइम है। एक और जहाँ पर चढ़ते टाइम ग्लेशियर को हम लोगों ने 2-3 घंटे में क्रॉस किया था, वहीं उतरते टाइम तकरीबन 10 से 15 मिनट में हमने इसको उतरते टाइम में क्रॉस कर लिया था। मैं ऊपर से डायरेक्ट फिसलती हुई आई थी और ऐसी फिसली थी कि मेरी कमर वमर छिल गई थी। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरे साथ क्या हुआ होगा। बीच में पत्थर आ गए थे जब मैं फिसलती हुई आ रही थी। बाकी मैं आगे बताना नहीं चाहूँगी। तो वापस ग्लेशियर से नीचे हम नैन सरोवर पर पहुँच चुकी थी मैं। सब लोग धीरे धीरे आ रहे थे। काफ़ी लोगों ने जो है, बाकी जो दूसरी जगह से लोग गए हुए थे उन लोगों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया काफ़ी हद तक, जहाँ जहाँ पर दिक्कतें आ रही थी। और जो चाचा जिन्होंने मुझे चूना लगाया था उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से जो है मुझे बर्फ़ क्रॉस करवाई। और ये शाम के 7 बज चुके थे जब हम लोग नैन सरोवर पहुँचे थे और ये वापस हमने कूच कर दिया था। और यहाँ पर मेरे सारे कपड़े गीले हो चुके थे क्योंकि मैं फिसलती हुई आई थी। मेरा थोड़ा मस्ती करने का मन किया था, लेकिन वो मस्ती मुझे बहुत भारी पड़ गई थी। खैर उसके बाद काफ़ी ये लड़ाइयाँ भी बहुत ज़्यादा हुई है, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। तो क्योंकि वहाँ पर जो आपके मूड स्विंग्स अपने आप ही होते हैं। कभी प्यास लगती है, भूख लगती है, गुस्सा आता है, खुशी भी होती है, थकान होती है, बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत सिचुएशन आती हैं जहाँ पर आपको अपने आप को कंट्रोल करके रखना होता है। और ये धीरे धीरे वापस उन्हीं पार्वती बाग के पत्थरों के बीच में से होते हुए हम लोग जा रहे हैं। आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े पत्थर हैं ये वापसी आते टाइम पर। और 7:30 का जो ये टाइम आप देख रहे हैं वो हो चुका है। जो सूर्य है वो छिप चुका है ऑलमोस्ट और हल्का सा दिन बचा हुआ है। वापसी उतरते टाइम पर मुझे इतना दिक्कत नहीं हुई है। हम लोग जल्दी उतर चुके थे और बैठ बैठ कर मैं उतर रही थी क्योंकि जो पत्थर थे वो काफ़ी ऊंचे थे। जैसा मैंने बताया आपको, ये दिखने में भी छोटे दिख रहे हैं लेकिन ये काफ़ी बड़े बड़े पत्थर हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मेरी साइड से मिस हो गई हैं क्योंकि वहाँ पर जो इतने ख़तरनाक और डेंजर पॉइंट थे बर्फ़ के और पत्थरों के बीच में, अगर मैं वहाँ पर कैमरा पकड़ती तो कोई मुझे नहीं पकड़ पाता। रात में तकरीबन 9:30 बजे हम लोग भीमद्वारी पहुँचे और वहाँ पर रात में रेस्ट करने के बाद सुबह 5 बजे हम लोग वापस निकल पड़े जौ गाँव के लिए। और इन वादियों को पीछे छोड़ते हुए हम चल रहे हैं आगे। इधर तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैं सुबह सुबह निकल चुकी थी जौ गांव में वापस जाने के लिए। जो ये रास्ता था वो काफ़ी प्लेन था फ़िलहाल कुछ हद तक। अगर मुझे दिक्कत आने वाली थी रास्ते में तो वो थी मुझे काली घाटी की चढ़ाई में, जहाँ एक और आते टाइम उतरना था, वहाँ से जाते टाइम वहाँ पर चढ़ाई शुरू करनी थी मुझे। और जो थोड़ा बहुत टाइम लगने वाला था मुझे इस यात्रा में जाते टाइम। जैसा कि आप देख पा रहे हो रास्ता काफ़ी प्लेन है और ये जो रास्ता है वो मैं काफ़ी इजीली और कम टाइम में मैं इसको कवर कर सकती हूँ। और जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर हमें थोड़ा संभल कर चलना था क्योंकि एक मिट्टी वाला रास्ता था प्लेन और ऊपर से ये ढलाई नुमा रास्ता था जहाँ पर हमारी बॉडी का बैलेंस बहुत ही आसानी से बिगड़ सकता था और हमें अपने पैरों की थोड़ी सी ग्रिप बनाने की ज़रूरत थी इस रास्ते में चलते टाइम। हम धीरे धीरे चल रहे थे, थोड़ा थोड़ा रेस्ट भी कर रहे थे, लेकिन उतरते टाइम काफ़ी मज़ा आ रहा था क्योंकि चढ़ते टाइम पर जहाँ हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, उतरते टाइम हमने पूरा का पूरा जो ट्रैक था ये वाला वो एक दिन में ख़त्म कर दिया था। वापसी में हमें सारी वही चीज़ें मिली जो जाते टाइम मैंने आप लोगों को दिखाई थी। हो सकता है कुछ चीज़ें जो मिस हो गई थी ये वही चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट करूँगी। ये झरना आप लोगों ने देखा था, आई डोंट नो कि कितने लोगों को ये याद है या नहीं है, लेकिन इस झरने से होते हुए जब गए थे तब काफ़ी थकान हो रखी थी, लेकिन अब आए हैं तो अभी थोड़ी खुशी है, थोड़ा उत्साह है, थोड़ी सी मुस्कान है और भोलेनाथ की भक्ति है साथ में। इस ट्रैक पर अगर मैं खाने की बात करूं तो खाने के बारे में मैं बस इतना ही कहूँगी कि आप अगर जितना अपना खाना लेकर जाएं उतना ही अच्छा है,
क्योंकि वहाँ पर खाना इतना अच्छा नहीं बनता है। हम लोगों को बहुत ही बेकार खाना मिला था, जिसमें कभी नमक ज़्यादा मिल गया हमें, कभी मिर्ची ज़्यादा मिल गई थी, कभी टेस्ट ही नहीं मिला। तो पर वहाँ पर हम लोगों को अब ज़िंदा रहने के लिए कुछ तो चाहिए था, भूख मिटाने के लिए, लेकिन वहाँ का पानी आपकी भूख मार देता है। वहाँ का पानी बिल्कुल नेचुरल होता है और हैवी भी होता है, और पहाड़ों में चलने के लिए आपको खाने की इतनी नहीं, आपको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है आपके शरीर को। और ये फिर से वही झरना आ गया जो बहुत ही डरावना था, जहाँ पर हमने 2-3 बार में डर डर के इसको क्रॉस किया था। जब झरना क्रॉस किया तो काफ़ी डर भी लगा कि कहीं मेरा पैर ना फिसल जाए और मैं ऐसी जगह पर फंस जाऊं जहां पर मुझे निकालने के लिए कोई भी ना रहे। खैर, इस चीज़ की तो भोलेनाथ की कृपा रही कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और हम लोगों ने अच्छे तरीके से इस झरने को पार कर लिया था। हम सही सलामत थे। काफ़ी डर भी लग रहा था इस ट्रैक में, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हादसे भी हुए हैं जहाँ पर लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया था। लेकिन अब जो भोलेनाथ की भक्ति है वो इंसान को आसानी से नहीं बैठने देती ना, जो सच्चे भक्त हैं। खैर, उसके बाद आगे चलने के बाद मुझे थोड़ी प्यास लगी थी तो पानी पिया मैंने, और ये आगे का जो रास्ता था वो थोड़ा पथरीला फिर से आ गया था। और ये अब आगे चलकर काली घाटी शुरू हो चुकी है। यहाँ पर हम लोगों ने चढ़ना शुरू कर दिया है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, जो मिट्टी है वो बिल्कुल गीली है, पत्थर भी गीले, क्योंकि ये एक झरने वाला रास्ता है जो हम लोग चढ़ रहे हैं। यहाँ पर पानी बह रहा है कंटिन्यू और दलदल टाइप का लग रहा है। और पैर जो थे वो हम लोगों ने काफ़ी ध्यान से रखे, क्योंकि फिसलने का बहुत ज़्यादा डर था। धीरे धीरे उसके बाद आगे पत्थर और भी हैं, क्योंकि यहाँ के जो लोकल हैं वो आते जाते हैं, तो उन लोगों ने भी अपना रास्ता बनाया हुआ है। तो हम लोगों ने वो क्रॉस किया। और सबसे ज़्यादा दिक्कत ये चढ़ाई चढ़ने में आई थी, जो छोटी छोटी जो सीढ़ी बनी हुई है, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी चढ़ने में। लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके हिम्मत करके चढ़े। यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया, लंबा लंबा ब्रेक लिया, क्योंकि एक टाइप से जहाँ पर हम उतराई करते हुए आ रहे थे वहाँ पर हम लोगों को फिर चढ़ना शुरू किया तो थोड़ी दिक्कत हुई। काफ़ी लंबा लंबा गैप था सीढ़ियों में, जहाँ पर मुश्किलें आ रही थी चढ़ने में। और ये काली घाटी के ऊपर पहुँच चुके थे हम लोग। नज़ारा आपको दिखा रही हूँ मैं। और ये सबसे ज़्यादा अच्छा और ख़ूबसूरत जो नज़ारा था मुझे ये लगा। आपको भी अगर अच्छा लग रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, आपको भी अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। आँखों को मोह लेने वाला नज़ारा है, आप इस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकते हैं, आप नकार नहीं सकते कि आपको ये जगह पसंद नहीं आई है। जो भी देखता है वो कायल हो जाता है इस जगह का, क्योंकि हर कोई पसंद करता है ऐसी सुंदर और ख़ूबसूरत जगह पर जाना। झाड़ियाँ आनी शुरू हो चुकी हैं, इसके बाद लंबे लंबे पेड़ आएंगे, उसके बाद फिर हम लोग नीचे पहुंच जाएंगे। तो अभी ये झाड़ियों वाला रास्ता है जो हम लोगों को क्रॉस करना है। और ये मेरी काफ़ी बेमतलब की हरकत थी, इसको नज़रअंदाज किया जाए और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो नज़ारे थे वो उनकी कमी नहीं थी वहाँ पर। इसके बाद जो जगह थी वो हम रुकने वाले थे थाचड़ू में, जहाँ पर हम आते टाइम भी रुके थे। वहाँ पर रुकेंगे नहीं हम लोग, बस वो जगह पड़ेगी रास्ते में हमारे उतरते टाइम। थाचड़ू के बाद जो जगह पड़ती थी इधर, उस जगह का मुझे नाम नहीं याद है, लेकिन वहाँ पर कैंप लगे हुए थे। तो वहाँ पर हम लोगों ने मैगी और चाय पी थी, जो कि एक स्टॉपिंग पॉइंट भी पड़ता है। वहाँ पर थोड़ी देर रुके हम लोग, आधा घंटा। बाकी लोग रुके थे, मैं नहीं रुकी थी, क्योंकि मुझे थोड़ा चलने की ज़्यादा तलब लगी हुई थी कि हमें बहुत जल्दी नीचे पहुंच जाना है टाइम से, तो इसलिए मैं कंटिन्यू चलती गई वहां से। और ये मैं उस रास्ते से जा रही हूं उस जगह के रुकने से पहले। आप देख रहे हो बिल्कुल ढलाई नुमा रास्ता, अगर फिसल गए तो सीधा नीचे ही मिलेंगे हम लोग। और थोड़ा जब जाते टाइम हम लोग यहाँ से गए थे तब बहुत ज़्यादा बारिश हो रखी थी, बहुत फिसलन थी यहाँ पर। लेकिन अभी आते टाइम थोड़ा सा सूख गया। आप धूप देख रहे हो, धूप बहुत तेज़ खिली हुई है, जिससे चलने में काफ़ी आसानी हो रही है। अगेन ग्लेशियर आ चुका है और आप देख सकते हो नज़ारा। और मुझे जाना है उधर वाले रास्ते से, वो जो रास्ता दिख रहा है मुझे उधर जाना है। काली घाटी आएगी, वो क्रॉस करनी है अभी मुझे। सबसे मेन जो है यहाँ की
यात्रा का भी वापसी के टाइम पे। तो चलिए दर्शकों, आगे बढ़ते हैं अपने पहुंचने वाली स्थान पर। बाय बाय। और ये मैं पहाड़ों को क्रॉस करते हुए निकल चुकी हूँ, ये देखो। और अभी मुझे जाना इस रास्ते से। काफ़ी ख़तरनाक पहाड़ थे यार, चढ़ने में उतरने में दिक्कत हुई और चढ़ते टाइम भी बहुत दिक्कत हुई थी। वो सामने जाना मैंने, सामने उधर से काफ़ी टाइम लगेगा। अभी आगे की वीडियो बाद में बनाती हूँ। जूते मेरे उस हिसाब के नहीं हैं और ये वही पहाड़ है। आपका बैलेंस कभी भी किसी भी टाइम पे बिगड़ सकता है, तो मुझे धीरे धीरे उतरना है। अगर थोड़ा सा पैर फिसला तो मैं सीधा खाई में जाके गिरूंगी और मेरा कुछ अता पता नहीं होगा। ये जाना मैंने उधर से होते हुए। चलिए आगे दिखाती हूँ। ये मार्बल पत्थर है यहाँ पे, ये यहाँ के लोकल ने काट काट के रास्ता बनाया हुआ है। बहुत कलर के पत्थर हैं यहाँ पे, बहुत कलर के। और मैं अकेली दौड़ रही हूँ यहाँ पे क्योंकि मैंने सबको पीछे छोड़ दिया है। ये अभी जाना होगा मुझे यहाँ से। पत्थर वाले रास्ते से उतर के आ चुकी हूँ। अभी चल रही हूँ मैं आगे। इधर रास्ते से पत्थर वाले पहाड़ था, पूरा पथरीला रास्ता था ये वाला। तो जैसे यहाँ पे बम बम भोले बोलते हैं ना, वैसे ही सामने से दूसरे लोग भी जहाँ के लोकल है वो रिवर्ट करते हैं। अच्छा लगा ये चीज़ देखकर। अभी चलते हैं और आगे। एक बात पक्की है, ये यात्रा आपका वेट कम कर देती है और आपके बाइसेप्स बना देती है। आपके सॉरी बाइसेप्स नहीं, आपके कट बना देती है, लेग पीस पूरे के पूरे। ओह, आई थिंक सो अभी और रास्ता है पथरीला, बट आई हैव टू क्रॉस यार। ओह मम्मी, अबे यार शिट, मेरी निक्कर उलझ गई, भैंस की आँख गिरा दिया होता यार पेड़ ने। ऐसे ऐसे इंसिडेंट है ना, बहुत ऐसे ही हो जाते हैं। कल मैं ग्लेशियर से उतर रही थी यार, बहुत बार गिरी मैं ग्लेशियर से। तो ओके, अब शायद ही फिर से पत्थर आ गए हैं थोड़े बहुत, तो मुझे ध्यान से उतरना पड़ेगा क्योंकि हल्की सी चूक और टाए टाए फिस। हाँ, मेरे में और बाकी लोगों में काफ़ी गैप है। सब मार्बल है, सब हम लोग मरते रहते मार्बल के लिए। यहाँ देखो पत्थर, दुनिया भर की झाड़ियाँ, ओए होए वादियाँ। हे प्रभु, मेरा शिव सच में ही बहुत अच्छी जगह आके रह रहा है और मैं तृप्त हो गई उनके दर्शन करके, धन्य हो गई मतलब। हाँ यार, पत्थर तो मुझे अभी और भी दिख रहे हैं। ये रास्ता थोड़ा मिट्टी वाला, फिसलन वाला, मुझे थोड़ी दिक्कत हो सकती है। सॉरी। और ये है वैलियाँ और मेरे पीछे झरना। ओ भाई, शक्ल पे मत जाना। हाँ भाई, वहाँ से। और ये अभी हम चढ़ रहे हैं काली घाटी। काली घाटी इसलिए क्योंकि इसके पत्थर काले काले हैं। कुछ बदतमीज हमारी टीम के लोग चले गए ऊपर, ये दो बैठे हैं यहाँ पे, एक चोमू पीछे, पता नहीं कौन है वो। तो अभी हमें चढ़ के जाना है ऊपर। जय बोले। और यहाँ पर मैं काली माता का जो मंदिर था काली घाटी में, मैं उसको क्रॉस करके आगे आ चुकी हूँ। वहाँ पर की जो वहाँ की वीडियो थी वो मैं इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि मेरी और मेरे टीम मेंबर्स की हो गई थी लड़ाई। वो इसलिए हुई क्योंकि वो लोग थोड़ा स्पीड से ज़्यादा चलते हैं और उन लोगों के पास पानी की बोतल थी, वो पानी लेके आगे निकल गए और मैं पीछे रह गई थी। तो हम 2-3 लोग जो पीछे रह गए थे,
हमें पानी नहीं मिला और इसलिए मुझे गुस्से में वहाँ पर लड़ाई हो गई और मैं उनसे नाराज़ होकर अब आगे आ गई थी। आते टाइम हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हमें रास्ते में जितने भी गंदगी मिलेगी हम उसको इकट्ठा करके नीचे ले जाएंगे, क्योंकि जो लोग यहाँ पर आते हैं वो गंदगी तो फैला जाते हैं लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि हम लोग इसको साफ़ सफाई का जो है ध्यान रखें। अगर हम यहाँ पर घूमने आ रहे हैं, जो खूबसूरती है, जो यहाँ की नेचुरलिटी है, उसको हम बनाए रखें। आज हम आ रहे हैं, 10 साल के बाद अगर कोई और आता है तो वहाँ पर जो प्लास्टिक है वो वैसा का वैसा ही मिलेगा। तो जो भी इस यात्रा पर जाते हैं, मेरी उन लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप भी या तो आप प्लास्टिक ना फैलाएं वहाँ पर, और अगर आप फैलाते हैं तो प्लीज़ उसको अपने साथ कैरी करके लाएं। हम लोगों ने बारी बारी से वहाँ पर जो था प्लास्टिक इकट्ठा करना शुरू कर दिया सब लोगों ने, और जितना हम लोगों से हुआ हमने वो प्लास्टिक इकट्ठा किया और उसके बाद हम लोगों ने उसको नीचे आने के बाद जला दिया था। झाड़ियों वाला रास्ता क्रॉस करके आ गए पेड़ वाले रास्ते पे। अभी आगे आएगा झरना। बने रहिएगा रिपोर्टर अन्नू के साथ। और ये हम पहुंच गए थे झरने के पास में, जिसका हम लोगों को बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था कि कब झरना आएगा। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं झरने के पास में, और ये मैं उतर रही हूँ झरने के पास पहुंचने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हो, ये सब लोग वहाँ पर रेस्ट करने के लिए रुक चुके हैं। मैं भी बस पहुँचने ही वाली हूँ उन लोगों के पास में। और यहाँ पर हम लोगों ने पानी पिया, क्योंकि बीच रास्ते में भी हमें कहीं पर भी पानी नहीं मिला था। और ये धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं झरने की ओर। मुझसे पहले भी जो आगे चल रहे हैं वो मुझसे पहले पहुंचेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो ये इसको बराटनी नाला भी बोलते हैं, और एक इसकी झरने के रूप में भी पहचान है। ये आप देख रहे हो, काफ़ी अच्छा ऊपर से बर्फ़ का पानी आ रहा है बहता हुआ। और यहाँ पर हमने अपनी पानी वानी पिया और उसके बाद हम फिर से चल पड़े अपना आगे की ओर, क्योंकि शाम होने जा रही थी और हमें बाकी का जो रास्ता था वो कवर करना था, और हमें अपना वापस जहाँ पर हम लोगों को जाना था, यानी कि दिल्ली आने के लिए हम लोगों को आज रात को ही निकलना था। तो उसके लिए अगर हम रुक जाते, थोड़ा बहुत भी ज़्यादा रेस्ट करते, तो शायद हम लोग बहुत देर कर देते नीचे उतरने में। तो इसलिए हम धीरे धीरे चलते रहे, क्योंकि थकान इतनी हो जाती है कि आप लोगों के लिए एक कदम चलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आप लोगों का मन नहीं करता कि आप एक कदम भी आगे चलो, हर कदम पर यही रहता है कि बस अब और नहीं चला जाएगा। लेकिन आपको चलना तो होता ही है, चलना भी पड़ेगा, क्योंकि आपको जो ये यात्रा है वो आखिरकार पूरी तो करनी ही है। लगभग इस नाले से और जो बाबा जी की कुटिया है उसका जो रास्ता है वो तकरीबन 20 से 25 मिनट का है। अगर आप स्पीड से चलते हो तो ये रास्ता मिनिमम 15 मिनट का होगा। अगर आप थके हारे हैं और थोड़ा बहुत स्लो चल रहे हैं तो आपका ये 20 से 25 मिनट जो ये रास्ता है वो ले लेता है। जो ये झरना बहता हुआ आ रहा है, इसके सहारे सहारे हम लोगों को जाना है, और इसके आगे एक ख़तरनाक डेंजर पॉइंट भी आएगा जो मैं आपको दिखाऊंगी, और आते टाइम भी मैंने आप लोगों को दिखाया था। ये आप सामने जो देख रहे हो ये बाबा जी की कुटिया है, और हम लोग पहुंच चुके हैं बाबा जी की कुटिया के पास में। यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ी सी चाय पी थी, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा रेस्ट किया। 15 से 20 मिनट जो है हम लोग यहाँ पर रुके, और उसके बाद हम लोगों ने आगे का जो सफ़र था वो शुरू किया। और ये हमारी टीम के एक मेंबर हैं जो काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुके थे और इन्होंने हमारा वेट किया। अभी हम लोग साथ में ही पहुँच रहे हैं बाबा जी की कुटिया के पास। वहाँ पर हमें काफ़ी और लोग भी मिले जो हमसे पहले आके रुके हुए थे, और ये आप देख रहे हो मैं एक कोने में बैठ के बाकी लोगों को देख रही हूँ। यहाँ पर चाय बनने का इंतज़ार हो रहा है। जैसे ही चाय आती है उसके पीने के बाद में हम लोग यहाँ से निकल चुके थे। बाबा जी की कुटिया के आगे का जो रास्ता था वो कुछ इस तरीके का था, जहाँ पर लोहे की सीढ़ियाँ थी और इनसे होते हुए हमने ऊपर पहाड़ पर पहुँचना था। जो सीढ़ियाँ थी वो
काफ़ी ज़्यादा आगे तक थी, कम से कम आधा किलोमीटर आप मान के चल सकते हो। और यहाँ पर जो ये सीढ़ियाँ हैं ये शायद अभी डेवलप हो गई थी, वरना उससे पहले जो था यहाँ पर काफ़ी एक क्रिटिकल आप मान सकते हो वैसा रास्ता था, जहाँ पर सिर्फ एक टाइम पर एक ही इंसान जा सकता था। लेकिन अभी इसको मॉडिफाई किया है रास्ते को, तो सीढ़ियाँ लगने के बाद में एक दो इंसान आपस में एक दूसरे को क्रॉस करके निकल सकते हैं। और इसको चढ़ने में भी जो है थोड़ी पहाड़ की चढ़ाई के जैसा ही है ये रास्ता भी। और इसको चढ़ने के बाद में जो ये आप देख रहे हो सीढ़ी, इसको चढ़ने के बाद में जो हमारा रास्ता है वो शुरू होता है पहाड़ के ऊपर का। पहाड़ के ऊपर चढ़ने के बाद हम लोगों को उतरना था वापस, और उतरते टाइम मुझे काफ़ी इरिटेशन सी हो रही थी, क्योंकि पहाड़ों में आपको पता नहीं चलता ना, फ्लैट एरिया तो होता नहीं है वहाँ पर, तो आपको कभी चढ़ना पड़ जाता है कभी उतरना पड़ जाता है। तो ऐसा लगता है कि यार हम चढ़े ही क्यों थे, इससे अच्छा हम फ्लैट रास्ता पकड़कर सीधा सीधा ही ना चले जाते शॉर्टकट मार के। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि पहाड़ों का जो रास्ते हैं वो बहुत ही कठिन होते हैं, बहुत मुश्किल होते हैं, हर किसी के बस का नहीं है वहाँ पर जाना। और थोड़े से उतरने और चढ़ने के बाद में ये रास्ता आ गया था प्लेन वाला, जिस पे हम लोगों की स्पीड काफ़ी अच्छी बढ़ गई थी, और इस पर हम कंटिन्यू बढ़ते जा रहे थे सब लोग एक साथ में। और इस जगह पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा घनी झाड़ियाँ हैं, पेड़ हैं, जहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है आसपास में। और हम लोगों ने अपना जो आगे का हमारा रास्ता था उस पे हम लोग काफ़ी सीरियस तरीके से आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि शाम के 6 बज चुके थे यहाँ पर, और जाने में भी शायद ऐसा लग रहा था कि हमें टाइम लग सकता है। तो उस हिसाब को देखते हुए हमारी स्पीड कुछ भी नहीं थी। वीडियो बना रही हूँ, मैं कह रही थी वहीं रुक जाना। हर हर महादेव। चलो, और इस श्रद्धालु आगे जाते हुए सबसे आगे, जो फिजिकली फिट हैं, छलांगे मारते हुए जा रहे हैं, हम जैसे लुल्ल पुल्ल लोगों को पीछे छोड़ के। वो देखो ज़्यादा ही चीते बन रहे हैं। हाय हाय। तो ये हम वापसी में भी डेंजर पॉइंट को क्रॉस करते हुए ये हमारा डेंजर पॉइंट है। यहाँ पे हल्की सी भूल और काम तमाम। जैसा कि आप लोगों ने जाते टाइम देखा था कि हम इस डेंजर पॉइंट से होते हुए गए थे, लेकिन वो सुबह का टाइम था तो इतना अच्छे से मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई थी। और अब जो है वो भी शाम का टाइम है, ऑलमोस्ट इतना साफ़ दिख नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये यहाँ का सबसे डेंजरस पॉइंट है, जहाँ पर सरिये लगाए हुए हैं यहाँ की कमेटी और गवर्नमेंट की साइड से यात्रियों की सेफ्टी के लिए। जो लोग यहाँ पर जाते हैं, क्यों यहाँ पर बहुत बार ऐसा हादसा हो चुका है कि लोगों का बैलेंस बिगड़ने की वजह से लोग इधर गिर जाते हैं। आप देख ही सकते हो कि बहुत ही कम स्पेस है, एक इंसान मुश्किल से इधर जा सकता है, 2 लोग एक साथ इसको क्रॉस नहीं कर सकते हैं आमने सामने से बिल्कुल भी। और यहाँ पर चढ़ने के बाद में वैसे तो यहाँ पर रुकना सख्त मना है, और यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ जो एक्चुअल व्यू है इस झरने का। और डेंजर पॉइंट आपने देख ही लिए होंगे, जहाँ पर इतने बुरे तरीके से पानी गिरता है कि वहाँ पर अगर एक बार इंसान गिर जाए तो उसका मिलना बहुत ही मुश्किल है। हम लोगों ने बारी बारी से अपना जो रास्ता था वो ख़त्म किया, क्रॉस किया रास्ता, और उसके बाद हमारे एक यात्री और पीछे रह चुके थे, तो उनका भी इंतज़ार हो रहा था, वो पहुंच चुके हैं। पूरी टीम के आ जाने के बाद फिर हम लोग अपना आगे निकल गए थे, और अब आगे का जो रास्ता था वो हमें इस झरने के सहारे सहारे चलते हुए पूरा करना था। ये झरना सिर्फ वहीं जा रहा था जहाँ पर हम लोगों को पहुँचना था।
और हम इस झरने को फॉलो करते 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 हम लोग पहुंच गए थे सिंघाड़ गांव में। यहाँ से जौ गांव पहुंचने के लिए हम लोगों को तकरीबन लगने थे आधा घंटा। और यहाँ पर हम धीरे धीरे चलते जा रहे थे और इसके बाद हम लोगों ने ये जगह क्रॉस करने के बाद में थोड़ी सी स्पीड दिखाई और उसके बाद में हम लोग पहुँच गए थे जौ गांव के रास्ते पर। तो दोस्तों ये थी जो मेरी पूरी यात्रा थी, उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। श्रीखंड महादेव जो है आप लोग वहाँ पर कैसे जा सकते हो, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, कैसी आपके सामने सिचुएशन आ सकती हैं, उनसे बचने के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ें जो हैं वो मैंने आप लोगों को बता दी है। सबसे जो ज़रूरी है वो है आपके कपड़े और आपका खाना, जिन चीज़ों का आपको सबसे ज़्यादा वहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपका अगर मैं इसका ओवरऑल अमाउंट बताऊं कि आपका कितना खर्च आ सकता है इस यात्रा में, तो वो आपका तकरीबन 6 से 7 हज़ार का है अगर आप जा रहे हो अकेले, और अगर एक साथ जा रहे हो तो तकरीबन आपका 5 से 6 हज़ार खर्च आएगा, सब कुछ मिला के वहाँ पर अकोमोडेशन से लेकर आपके आने जाने तक के रास्ते का। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपके खाने पीने की हैं। अपने लिए अपने ड्राई फ्रूट्स वगैरह और गर्म चीज़ें ज़रूर लेकर जाएं इस यात्रा पर। और अगर मन में सच्ची श्रद्धा है तो ही जाएं, ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें अपने शरीर के साथ में और आपके साथ जो लोग जा रहे हैं उनके साथ में। देखिए, शरीर हर किसी का एक जैसा नहीं होता है, सबको अपनी बॉडी का पता होता है कि वो किस सिचुएशन में किस तरीके से कितना साथ दे सकती है, लेकिन कुछ को नहीं पता होता है। जब भी अगर आपको लगे कि आपके यहाँ पर पॉसिबल नहीं है आपका जाना, तो कृपया करके आप रास्ते से वापस आ सकते हैं। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि आप यात्रा पूरी नहीं कर पाते हैं। हर किसी के बस की बात नहीं है वहाँ पर जाना, क्योंकि वो जगह ही ऐसी ख़तरनाक है और भयानक है। तो दोस्तों ये मेरी यात्रा थी। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आप लोगों को कैसी लगी है यात्रा। और मैं शाम के 7 बजे पहुंच गई थी जौ गांव में। वहां पर हम लोगों को अच्छे खासे फूल दिखे थे। और यात्रा जो मेरी यात्रा थी वो बहुत अच्छी रही थी, मुझे काफ़ी मज़ा आया। मैं पहली बार ऐसे ट्रैक पर गई थी और भोलेनाथ से मिलकर मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई थी। जो मुझे एक अंदर से खुशी हुई थी कि शायद मैं सच में भगवान से, सच में भोलेनाथ से आमने सामने मिलकर आ रही हूँ, वो खुशी शायद मैं नहीं बयां कर पाऊँगी। जो लोग जाते हैं सिर्फ वो खुद महसूस कर सकते हैं उस एहसास को कि हाँ, मैं अगर इस यात्रा पर आई हूँ तो शायद कुछ तो है जो मुझे इस यहाँ पर खींच कर लेकर आया है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वाली वीडियो में। और व्लॉग के बारे में ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी है वीडियो। और मैं आप लोगों से भी कहूँगी कि आप ज़रूर जाएं इस यात्रा पर, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों, जय भोलेनाथ। मेरी यात्रा यहीं पर ख़त्म होती है और मिलती हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। जय भोलेनाथ, बम बम भोले, जय शंकर, हर हर महादेव।